दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दक्षिण भारत का तमिलनाडु, जहां का सत्ता और फिल्मी जगत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 5 दशक से सत्ता दो पार्टियों के बीच, डीएमके और एआईडीएमके के बीच घूमती रही। इन दोनों के फाउंडर जनक हीरो थे। एक के थे डीएमके के करुणानिधि, तो एआईडीएमके के थे एमजी रामचंद्रन। करुणानिधि के परिवार के सदस्य पुत्र एमके स्टालिन वर्तमान में मुख्यमंत्री थे। दूसरे जयललिता एमजी रामचंद्रन के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन बनी, लेकिन उसको चुनौती उनकी सहयोगी रही, उनकी प्रिय रही जयललिता ने दिया और अंत में जानकी रामचंद्रन को सियासी समर से बाहर होकर जयललिता ने उस पर कब्जा कर लिया। और फिर इस प्रक्रिया को, इस चुनावी समीकरण को इन्हीं दोनों के बीच में चलता रहा। एक टर्म 5 साल डीएमके तो दूसरी बार एआईडीएमके। लेकिन 2016 में जयललिता के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी उस स्थिति में नहीं रह गए जो ताकत जयललिता और एमजी रामचंद्रन की थी। दूसरी तरफ करुणानिधि जिनका निधन 2018 में हुआ, उनके भी उत्तराधिकारी उतने सशक्त नहीं रहे जैसा कि करुणानिधि थे। लेकिन चूंकि कोई विकल्प नहीं था, नेशनल पार्टी चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, उनका वहां पर कोई वजूद नहीं था। इसलिए कांग्रेस भी डीएमके के साथ और बीजेपी एआईडीएमके के साथ इन्हीं दोनों पार्टियों के आपस में अदल बदल के समझौता करके किसी न किसी तरीके से चुनाव में भागीदार बनती, लेकिन किसी भी नेशनल पार्टी का कहीं ही वजूद नहीं था। अब विजय, जिनका पूरा नाम है थलापति विजय जोसेफ, जो एक क्रिश्चियंस हैं, जिसने अप्रत्याशित सफलता अर्जित की है। 2 वर्ष पूर्व 2024 में उसने टीवी के अपने पार्टी का गठन किया और 2026 में सत्ता में आए। ऐसा नहीं है केवल 2 वर्ष के अंदर विजय सत्ता में आ गए, अप्रत्याशित समर्थन उनको मिला, ऐसा नहीं है। विजय का आप उसके फिल्मी जगत के करियर के साथ साथ उसका पॉलिटिकल विजन को भी आप अध्ययन करें, उसके एक्टिविटी को अगर आप अध्ययन करें तो देखेंगे कि उसको दूरदृष्टि वाला एक नया हीरो बना, जिसने सिस्टम पर, पॉलिटिकल सिस्टम पर 2 वर्ष पार्टी बना के कब्जा किया। और ये अप्रत्याशित नहीं है। विजय पिछले सन 2000 से, मतलब सोच लीजिए 2.5 दशक हो गया, फिल्म के साथ साथ उसकी निगाहें निश्चित रूप से अपने पूर्व के जो फिल्म के हीरो थे, चाहे एमजी रामचंद्रन रहे हो या करुणानिधि रहे हो, उन्हीं की तरह सत्ता में आने की बनी रही। इसलिए उसने बड़े प्लानिंग के तहत अपने फैन क्लब बनाए थे और फैन क्लब की संख्या पूरे तमिलनाडु में 5000 के आसपास बताई जाती थी। वो फैन क्लब बड़े रूप में सोशल वर्क करते थे, सामाजिक वर्क करते थे। क्योंकि विजय का लोकप्रियता बहुत थी, तो वो उनके पैसे के माध्यम से, सत्ता के प्रयोजन से बहुत सारे कार्यक्रम होते, तो फाइनेंस करते, तो गरीबों के लिए और बाढ़ पीड़ितों के लिए तमाम तरह के सोशल वर्क पिछले 2 दशक से, 2.5 दशक से करते आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा नेटवर्क विजय का पिछले बना हुआ था और वो जानते थे। और उन्होंने धीरे धीरे ये देखा कि दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार, अपराध और फर्जी वादों के आधार पर जनता को पैसे दे करके, हर तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके, परिवारवाद बढ़ा करके, लूट घसोट में सिमटी हुई थी जनता। इन दोनों पार्टियों के खिलाफ नाराजगी थी। कोई विकल्प न होने के कारण एक पार्टी जब 5 वर्ष सत्ता में रही थी, को लूट करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाते थे, तो जनता नाराज होकर दूसरी पार्टी को सत्ता में ले आती थी, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वर्तमान में भी स्टालिन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी, परिवारवाद का उनका था। और यह था कि पूरे सिस्टम पर उन्होंने लूट का, चाहे शराब का हो, चाहे निर्माण कार्यों में जबरदस्त लूट की है। और इस लूट
को लेकर जनता काफी नाराज थी। इसके पहले एआईडीएमके की सत्ता में थी, उसके खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन एआईडीएमके नाराज की तो डीएमके को दिया, और अब डीएमके से नाराज थी। अगर विजय नहीं होते, टीवी के नहीं होता, तो निश्चित रूप से ये सत्ता का हस्तांतरण जो पिछले 5 दशक से हो रहा था, फिर एआईडीएमके के साथ होता, जो बीजेपी और एनडीए का पार्ट बन गया था। लेकिन विजय ने इस चीज को पहुंचाना, अपने फैन क्लब को उन्होंने पार्टी गठन के साथ उसको बूथ प्रबंधन क्लब बना दिया। क्योंकि पहले से 2 दशक से वो जनता में काम कर रहे थे और संपर्क था, सारी जानकारी उनको थी, उनके सारे लोग मैनेजमेंट प्रबंधन के हिसाब से सब पॉलिटिकल सिस्टम में आ चुके थे। केवल उसका फैन क्लब के नाम से चलाया जा रहा था, लेकिन सोशल वर्क हो रहा था, जो एक सियासत में किया जाता है, वो काम लगातार उनका चल रहा था। अब जब उन्होंने पार्टी गठन किया तो अपने फैन क्लब को उन्होंने एक बूथ प्रबंधन क्लब में कन्वर्ट कर दिया, और मुद्दे जो उन्होंने अपनाए देखे कि वहां पर भ्रष्टाचार, सत्ता और सियासत नेताओं और अधिकारियों का नेक्सस, लूट, भ्रष्टाचार बड़े रूप में था। दूसरा यह था कि दक्षिण भारत ऐसा राज्य है, तमिलनाडु जिसमें पहला राज्य है जो फ्री, जिसको रेवड़ी कही जाती, सबसे ज्यादा बांटी जाती थी, वो भी वहां चल रही थी। तो इस सब का उन्होंने देखने के बाद एक बड़ी संख्या में युवाओं को और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया। तो 3 करोड़ से अधिक महिलाएं थी, महिलाओं पर उन्होंने तमाम कार्यक्रम दिए, और अंतिम समय चूंकि एक फ्री रेवड़ी का एक कल्चर बना था, तो उन्होंने महिलाओं को शादी में 8 ग्राम सोना देने का भी एक वादा भी कर दिया, जिससे फ्री रेवड़ी कल्चर है वो भी ये ना रहे कि विजय की तरफ से कुछ नहीं। दूसरा, युवाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, जो फैन क्लब थे और उससे जुड़े हुए सदस्य थे, उसका विस्तारीकरण पहले था, उसको पॉलिटिकल सिस्टम में लाए, बूथ प्रबंधन किया, और बड़े ही सुनियोजित तरीके, सलीके से। इसीलिए जब उनके पिताजी ने कांग्रेस से बात की थी कि समझौता कर लें, तो विजय ने एक तरीके से कांग्रेस को लग रहा था कि उसको कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया पार्टी टीवी को, लेकिन बताया जाता है कि उनके पिताजी ने जरूर कांग्रेस से अप्रोच किया था कि हम गठबंधन कर लें, लेकिन विजय और उनके समर्थक जो बूथ प्रबंधन से लगे हुए थे, उनकी कोर टीम ने इस पर सहमति नहीं जताई थी। इसलिए जो कम सीटें जीत दी जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, उस पर वो तैयार नहीं हुए और सभी सीटों पर चुनाव लड़े। अप्रत्याशित परिणाम मिला है, 109 सीटें मिली हैं, कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, और बाकी जो वहां पर और पार्टियां हैं जिनको हम डीएमके और एआईडीएमके को छोड़ दें, तो 20 सीटें ऐसी हैं जो छोटे छोटे दलों की, इसमें एक बड़ा घटक है कांग्रेस है जिसकी 5 सीटें हैं, पीएमके हैं और सीपीआईएम है, वीसीके है, सीपीआई है, आईयूएमएल है, इनकी 2-2 सीटें हैं। कुल मिला के अगर कांग्रेस को माइनस करें तो 15 सीटें हैं, और इसमें 5 घटक ऐसे हैं जो ऑलरेडी कांग्रेस और डीएमके गठबंधन में शामिल थे, लेकिन चूंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, 2-2 एक सीटें जीते हैं, तो इसको लेकर के 5वें हीरो के रूप में विजय तमिलनाडु एक विकसित राज्य उसका नेतृत्व करेंगे। लेकिन जो कहा जा रहा है कि 2 साल के बनी गठित पार्टी ने अप्रत्याशित विजय हासिल किया, ऐसा नहीं है। विजय दूरदृष्टि के थे, उनकी निगाह सत्ता पर थी, उनकी निगाह इस बात को लेकर थी डीएमके और एडीएमके की तरह, जिसके एमजी रामचंद्रन और करुणानिधि ने लंबे अरसे तक सत्ता में राज किया, जयललिता का एक प्रभाव रहा, इस बात को जानते थे कि जन भावनाएं कैसी होती हैं। और तीसरा, इसलिए उन्होंने डीएमके और एआईडीएमके से दूरी बनाकर दोनों पर हमला किया, और जनता को जो 5 दशक से इन दोनों के बीच में 5-5 वर्ष के में आपस में पार्टनरशिप में करती रही, 5 वर्ष इनको 5 वर्ष उसको लिए एक नया चेहरा, नया विकल्प मिला विजय, और विजय का विजन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बेहतर होगा। जो लोग समझते हैं कि विजय पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे, सत्ता का उनका अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका अपना एक नेटवर्क है, और 2 दशक से
अधिक समय से अगर पूरा अध्ययन करेंगे, जो भी उसके रिसर्च करेगा, जितनी बातें मैंने कही हैं वो सब रिसर्च आधारित है और तथ्यों पर आधारित है। जिसको भी इस विषय पर जानकारी के कि विजय को बिल्कुल नया समझते हो और ये मानते हो कि अप्रत्याशित रूप से उसको इतना बड़ा समर्थन मिल गया, ऐसा नहीं है। विजय की सियासत में आने का रणनीति का 2 दशक से उसकी निगाहें थी और उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड फिल्म के जगत का था, जिसमें एमजी रामचंद्रन, करुणानिधि, जयललिता ये लोग लगातार थे। अब वर्तमान समय में जयललिता के उत्तराधिकारी कोई रहे नहीं, जो उनके उत्तराधिकारी पळनिस्वामी हैं, काफी वीक हैं और स्टालिन के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश था। इसका फायदा उठाया और अब विजय के कंधों पर तमिलनाडु के बेहतरीन विकास और उनके विजन के आधार पर उसमें आने वाले समय में कितना और अच्छा बनेगा, यह समय बताएगा। धन्यवाद।